साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज मैं एक महान अपने अपने क्षेत्रों में जो विद्वान रहे हैं उनके विषय में बताया था। आज मैं एक परम विदुषी जो अम्बाला की रहने वाली हैं और जिन्होंने संस्कृत वाङ्मय में नारी का स्वरूप क्या है इसके विषय में एक कोश के रूप में, एक नारी कोश के रूप में जिन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की है और इस कारण से वो प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसी परम विदुषी डॉक्टर शिप्रा बनर्जी के विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर शिप्रा बनर्जी का जन्म 28 फरवरी 1943 को देहरादून में जन्म हुआ और श्री मनमोहन बनर्जी एवं श्रीमती पारुल बनर्जी के घर में उन्होंने जन्म लिया। और लोग आज भी बेटी के जन्म से लोग होने से उतनी खुशियां नहीं मनाते हैं, लेकिन इनके घर में परम हर्ष और उल्लास का इनके जन्म को लेकर के परम उल्लास था इनके घर में, क्योंकि ये उस समय के बहुत बड़े जो प्रकाशक थे, पुस्तकों के प्रकाशक, विशेष रूप से अम्बाला के, तो उनके घर में और बहुत ही शिक्षित इनकी माँ थी श्रीमती पारुल बनर्जी। इन दोनों के घर में एक बालिका का जन्म होता है जिसका नाम शिप्रा रखा जाता है। जो शिप्रा नदी है उसके नाम से इनका नाम शिप्रा रखा गया। और अपने माता पिता का इतना नाम किया कि यत्र तत्र सर्वत्र डॉक्टर शिप्रा बनर्जी का नाम आज विख्यात है। ये परिचय के मुहताज नहीं हैं, फिर भी परिचय देने के क्रम में मैंने सोचा कि अपने शहर जहाँ मैं रहता हूँ, ऐसे अम्बाला के इस धरती पर एक परम विदुषी किस प्रकार से, जिसका जन्म यद्यपि देहरादून में हुआ और बालकाल से लेकर के अब तक ये यही हैं और लगभग 82 वर्ष की अभी हो गई हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1943 को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर शिप्रा बनर्जी का जन्म हुआ और इनकी शिक्षा अम्बाला में ही हुई। अम्बाला का एक सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय सनातन धर्म महाविद्यालय है अम्बाला कैंट में। और जो महाविद्यालय जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का, वहाँ से उठ करके अम्बाला में आता है, तो ऐसे सनातन धर्म कॉलेज की ये शिष्या रही हैं। वहीं से इन्होंने बीए कक्षा उत्तीर्ण की कर और फिर ये विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जाती हैं। तो बीए संस्कृत ऑनर्स इन्होंने एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट से 1962 में इन्होंने अपना स्नातक ऑनर्स के साथ, संस्कृत प्रतिष्ठा के साथ, ऑनर्स के साथ इन्होंने 1962 में स्नातक की इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और उत्तीर्ण करने के बाद एमए के लिए, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये चली जाती हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था
और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी स्थापना की। और संयोग ऐसा है कि जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, SD कॉलेज अम्बाला कैंट से, जिसे सनातन धर्म कॉलेज कहते हैं, तो इसका भी फाउंडेशन स्टोन, इसका भी शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने ही किया। यह भी एक सुखद संयोग है कि जहाँ जहाँ ये उन्होंने एजुकेशन ली, ग्रेजुएशन किया SD कॉलेज अम्बाला कैंट से, इसकी भी स्थापना उन्हीं के करकमलों से यह हुआ था, शिलान्यास हुआ। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी उन्होंने ही किया। ये भी अपने आप में सुखद संयोग है। और मेरे लिए विशेष बात यह है कि मैं भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से MA करने से पूर्व मैंने भी इसी SD कॉलेज अम्बाला कैंट से, जो बहुत ही पुराना है, और यहीं से मैंने भी ग्रेजुएशन किया। तो मेरे लिए शिप्रा दीदी के विषय में बताने में और भी आनंदानुभूति हो रही है। तो डॉक्टर शिप्रा बनर्जी, जैसा कि मैंने बताया था, इन्होंने MA 1964 में स्नातकोत्तर परीक्षा की वहाँ से संपूर्ण करने के बाद ये उन्होंने 1964 में MA की, और MA के बाद PhD के लिए भी वहीं पर रजिस्ट्रेशन हुआ। हालांकि इससे पूर्व वो कॉलेज ज्वाइन कर चुकी थी। उनकी अपनी शैक्षणिक यात्रा भी, अध्यापन की यात्रा भी उन्होंने शुरू कर दी थी। और उसके बाद 1977 में कवि कर्णपुर रचित चैतन्य चंद्रोदय एक समीक्षात्मक अध्ययन, इस विषय पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से इन्होंने 1977 में इनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये इन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल की, उपाधि प्राप्त की 1977 में। और उस समय के तत्कालीन समय के जो प्रोफेसर एंड हेड थे, वो भारत के विख्यात एक मनीषी थे, जो त्रितला अवच्छेदकता के मनीषी, जो नव्य न्याय, व्याकरण और साहित्य के मूर्धन्य विद्वान थे। प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी, जो परम श्रद्धेय प्रोफेसर भट्टाचार्य जी का भी मैं भी साक्षात शिष्य रहा हूँ। तो हमारी मेरी भी और डॉक्टर शिप्रा दीदी का भी, शिप्रा बनर्जी, दोनों का दोनों के लगभग गुरु, एक ही गुरु के हम लोग शिष्य रहे हैं। इसलिए शिप्रा दीदी के विषय में बोलकर मैं अपने जिह्वा को पावन करता हूँ, इस दृष्टि से कि मैं अपने गुरुओं को भी स्मरण कर लेता हूँ। तो वहाँ उन्होंने 1977 में प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य के साथ उन्होंने PhD की, वहाँ से संपन्न किया। और विषय इनका था कवि कर्णपुर रचित चैतन्य चंद्रोदय एक समीक्षात्मक अध्ययन, इस विषय पर उन्होंने उपाधि PhD की प्राप्त की। और फिर यदि, जैसा कि मैंने बताया था कि ये PhD करने से पहले इन्होंने कई जगह अपनी शैक्षणिक अपने जो यात्रा की, इन्होंने अध्यापन की, जिसमें सर्वप्रथम MA करने के बाद ही 1964 में इन्होंने MA की। और 1965 में देव समाज कॉलेज, जो अम्बाला का भी बहुत पुराना कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने अपनी अध्यापन की यात्रा प्रारंभ की, वहीं से करती हैं ये। और 1965 में वहाँ भी इन्होंने लीव वैकेंसी का एक पोस्ट था, उस पर ये कुछ दिन इन्होंने वहाँ पढ़ाया। फिर हिंदू कॉलेज सोनीपत में भी इन्होंने 3/12/1965 से लेकर के 9/7/1967 तक, वहाँ भी जो हिंदू कॉलेज सोनीपत का बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ इन्होंने भी अध्यापन किया। और फिर जाकर के सहारनपुर का एक महाविद्यालय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ उस महाविद्यालय में इन्होंने परमानेंट वहाँ पर नियुक्ति इनकी होती है, ज्वाइंड एज ए फाउंडर हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। और 10/7/1967 को 1967 को इन्होंने वहाँ परमानेंट इनकी नियुक्ति हुई।
सहारनपुर के उस कॉलेज में, और उसके बाद इनके जो अध्यापन की यात्रा वहाँ से चलती रही, और फिर जा कर के बहुत वहाँ पर इन्होंने काम किया। वहाँ की हेड भी रही, फाउंडर हेड रही, क्योंकि जब वो नियुक्ति जब इनकी 1967 में हुई तो इन्होंने स्टार्ट किया, तो स्वाभाविक था कि यही हेड रही वहाँ। तो बहुत दिनों तक इन्होंने वहाँ काम किया। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जो वहाँ है, ML एंड JNK गर्ल्स PG कॉलेज सहारनपुर में, जहाँ पर इन्होंने परमानेंट इनकी नियुक्ति होती हैं, और वहीं से ये सेवानिवृत्त भी होती हैं। इनके जो रिटायर वहाँ से होती हैं हेड के रूप में, वो 30/6/2003 में वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के उस जो गर्ल्स कॉलेज है, PG गर्ल्स कॉलेज सहारनपुर में, वहाँ से कई छात्राओं को इन्होंने विदुषी, वहाँ पर छात्राएं थी, बहुत छात्राएं निकली जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही हैं। कुछ कुरुक्षेत्र में भी हैं, कुछ अंबाला में भी इनके शिष्या सब रही हैं। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हेड भी इनकी छात्रा रही है, डॉक्टर अरुणा शर्मा। तो इस प्रकार से फेहरिस्त इनका इतना इनका जो इनकी सूची बहुत लंबी है। यत्र तत्र इनकी शिष्याओं ने विविध पदों को सुशोभित किया, और लंबे अरसों तक इन्होंने वहाँ काम किया। और जैसा कि मैंने बताया था, वहीं पर काम करते करते प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी, जो भारतवर्ष के ही नहीं पूरे भारत से बाहर भी जिनकी प्रतिष्ठा थी, ऐसे प्रोफेसर के साथ इन्होंने उनके अंडर में PhD की, डॉक्टर शिप्रा बनर्जी ने। और फिर वहाँ सहारनपुर से ये सेवानिवृत्त होती हैं। अंबाला में इनके पुश्तैनी मकान हैं, जो पन्ना कॉटेज सिविल हॉस्पिटल के पास इनका मकान है, और यहाँ यहीं पर रहती हैं ये। और सेवानिवृत्ति के बाद अंबाला में ही इनका यही रह रही हैं, और ये कई विविध भाषाओं की को ये जानती हैं, और विशेष रूप से ये बंगाली परिवार से हैं, तो स्वाभाविक था कि बंगाली में ये प्रवीण हैं, कुशल हैं। और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इनमें सब में इनकी समान जो है इनका अधिकार है, गति है इनकी। और इनके माँ भी कई भाषाओं को जानती थी। मुझे याद है कि जब भी मैं इनके घर जाता था, इनकी माँ भी जब थी, तो वो मेरे से हमेशा कहती थी कि मैथिली में आप झाजी गीत सुनाइए, आप मुझे मैथिली में गीत सुनाइए। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि मैथिली गीत के भी वे शौकीन थी, वे भी विविध भाषाओं को जानती थी, जिस कारण से बेटी पर प्रभाव पड़ा। तो ऐसे माता को भी, इनकी माँ को भी मैं कोटि नमन करता हूँ। स्वर्गीय पारुल बनर्जी जो इनकी माँ थी, उन माता जी को मैं कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे विदुषी को इन्होंने जन्म दिया। और इनके काफ़ी इन्होंने काम किया, और उसमें इन्होंने काफ़ी स्टडी की अपने जीवन में, जिसमें विशेष रूप से वेदों को, उपनिषदों का, रामायण, महाभारत और पुराणों को का अध्ययन जो है इन्होंने गहन अध्ययन किया। चूँकि एक भारत ही नहीं, पूरे विदेशों में भी जिनका नाम था, ऐसे उस समय के प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य की जो छात्रा रही हों, स्वाभाविक था कि इनकी विविध विषयों में इनकी रुचि रही होगी, और हैं, ये स्वाभाविक ऐसा होना था। तो वेदों का, उपनिषदों का, रामायण और महाभारत, पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। और स्पेसिफिक जो स्टडी है संस्कृत लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स एंड पोएटिक्स, डिटेल्ड स्टडी ऑफ गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर, इसका इन्होंने विशेष रूप से गहन अध्ययन किया। गौड़ीय जो लिटरेचर हैं, उस लिटरेचर पर इनका गहन अध्ययन था। और रिसर्च का जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इनकी लंबी सूची है, बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। इसीलिए मैं इसको संक्षेप में ही इनके परिचय को दे रहा हूँ कि इन्होंने एक कॉलेज में, एक गर्ल्स कॉलेज सहारनपुर में रह कर के भी इन्होंने 12 बच्चों को, 12 जो हैं शिष्याओं को
इन्होंने पीएचडी की डिग्री के लिए इन्होंने कुशल निर्देशन दिया और 12 कैंडिडेट को उन्होंने पीएचडी करवाई। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कॉलेज में रहती हुई वहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि फाउंडर हेड रही हैं अपने कॉलेज की, तो इन्होंने काफ़ी 12 बच्चों को इन्होंने पीएचडी करवाई और उसके सुपरवाइजर बनकर उनके कुशल निर्देशन दे करके 12 बच्चों को इन्होंने उपकृत किया। और डॉक्टर एक अतिया दानिश हैं, इनकी एक शिष्या, ये मुस्लिम शिष्या है इनकी, अतिया दानिश, जबकि शिष्या किसी वर्ण के और धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है कि उसको भी इन्होंने उनका शोध करवाया, जो स्मृति साहित्य में ब्रह्मचर्य आश्रम, एक मुस्लिम बाला होकर के जो इनकी शिष्या है, उस पर इन्होंने पीएचडी करवाई। वर्तमान परिवेश में तुलनात्मक अध्ययन, जो इस पुस्तक के रूप में भी प्रकाशन में उनकी शिष्या की यह पुस्तक आ चुकी है, जिसे मैं पढ़ चुका हूँ। और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स बहुत सारा काम किया इन्होंने और जीवन भर काम करती रही। लोग एक बार ज्वाइन कर लेने के बाद किसी भी सर्विस में शांत हो जाते हैं, विशेष रूप से टीचिंग में, हायर एजुकेशन में, लेकिन ये शांत नहीं रही, ये लगातार काम करती रहीं। तो इन्होंने मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी यूजीसी से जो होते हैं उसमें इन्होंने लिया और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में इन्होंने कितना बड़ा काम किया, उपकार किया कि संस्कृत वाङ्मय में नारी, जो इनका एक परिचयात्मक कोश है, जिसे हम नारी कोश भी कह सकते हैं, संस्कृत वाङ्मय में नारी एक परिचयात्मक कोश, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिस ग्रंथ ने इनको कहीं से कहीं इनका नाम पहुंचाया। इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जिस नारी साहित्य में, वाङ्मय में नारी, इसमें कई प्रकार की बातें उन्होंने उजागर किया है। उस ग्रंथ को मैंने पढ़ा है और डॉक्टर शिप्रा बनर्जी ने नारियों के परिचय के माध्यम से इस कोश में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी एवं जटिल समस्या का समाधान भी दिया है। इस कोश को जब पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण की कहा जाता है कि 16,000 रानियां थी, जिसकी चर्चा से लोग भी कई बार इसको चर्चा करते हैं इस विषय पर। तो उन्होंने वो कहाँ से आई थी, ये 16,000 जो रानियां थी कृष्ण की, ये कहाँ से आई और किस सामाजिक समस्या समाधान कृष्ण इसका समाधान उसे स्वीकार करके और किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया गया है, वो कैसे आई, वह 16,000 रानियां कौन थी, किस परिस्थिति में थी, कौन सी समस्या थी, कैसे उन्होंने उसको स्वीकार किया, ये सारा समाधान उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उस कोश के ही माध्यम से इन्होंने उसका उजागर किया है। बोलने लग जाऊंगा तो एक कोश को ही लेकर के आज बोलता तो तब भी मेरे पास समय कम पड़ जाता। तो यह जो कोश है, जो संस्कृत, जैसा कि मैंने बताया संस्कृत वाङ्मय में नारी, इन्होंने मेजर प्रोजेक्ट जो लिया था उसी का पुस्तकाकार इन्होंने किया। और उसमें यह भी दिया हुआ है कि जो रावण द्वारा जो सीता का हरण हुआ था, क्या वह छाया सीता थी कि वह वही सीता वही थी कि छाया सीता थी जिसका अपहरण रावण ने किया। यद्यपि इस विषय को तो थोड़ा सा उन्होंने स्पर्श तुलसी ने भी किया है कि सीता का हरण होने से पूर्व ही उन्होंने अग्नि को समर्पित कर दिया कि तुम पावक मह करहु निवासा जाधर करहु निशाचर नासा, जब तक निशाचर का मैं नाश नहीं कर लेता हूँ। तो हे जानकी, राम ने कहा कि तुम यहीं पर निवास करो, क्योंकि अग्नि को भी पिता के रूप में वो मानते हैं, तुम यहीं पर रहो और मुझे नर लीला करनी है। और ये बात यहाँ तक कि जो लक्ष्मण को भी पता नहीं चलता है, वो संध्या लाने के लिए, फूल लाने के लिए, फल फूल लाने के लिए गए हुए थे। तो इसका इन्होंने अपने ढंग से, सुंदर ढंग से सजाया है, स्पष्ट किया है। तो इस नारी संस्कृत वाङ्मय में जो नारी है, इसमें काफ़ी सारा इन्होंने अध्ययन करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया था कि रामायण, महाभारत और पुराणों को विशेष रूप से संदर्भित किया है। 18 पुराण के साथ साथ और भी पुराणों को इन्होंने देखा है। तो इस प्रकार से
संस्कृत वाङ्मय में नारी जो एक परिचयात्मक कोश है, तो वो बहुत सुंदर ढंग से छपा हुआ है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, इनके पिताजी श्री मनमोहन बनर्जी जी वो बहुत ही अच्छे प्रकाशक थे, पब्लिशर थे। तो इसीलिए उनका डॉक्टर शिप्रा जी का जो छोटा भाई हैं, जो उनका अनुज हैं श्री सत्यव्रत बनर्जी, उन्होंने इनकी काफ़ी प्रकाशन में काफ़ी उन्होंने सहायता की। चूँकि वो प्रकाशक हैं तो इसीलिए प्रकाशक ही घर में सहज उपलब्ध था और ये सहजता से ये लिखती गई, लगातार काम करती गई। मैं बताऊंगा, इनके 50 पुस्तकों की जो है सूची मेरे पास में है। तो इस प्रकार से संस्कृत वाङ्मय में नारी जब इनका प्रकाश में आया तो कई लोगों ने इनको विशेष रूप से जा करके कहा कि आपने केवल नारी के ऊपर ही वाङ्मय, संस्कृत वाङ्मय में पुरुष नहीं है क्या? तो इनको जब ऐसा कहा कुछ लोगों ने, तो इन्होंने सोचा कि ये भी करना आवश्यक है। फिर उन्होंने एक और प्रोजेक्ट उन्होंने लिया और खुद उन्होंने परिश्रम करके महता परिश्रमेण संस्कृत वाङ्मय में नारी जो परिचयात्मक कोश था, उसके बाद उसी तरह से पुरुष संस्कृत वाङ्मय में पुरुष का क्या स्थिति है, तो उस कोश के रूप में उन्होंने इस पुस्तक की भी संरचना की। और इस पर जैसा कि मैंने बताया था, वेदों को, उपनिषदों को, रामायण, महाभारत एवं पुराणों को विशेष रूप से गहन अध्ययन किया, तब जाकर के उसमें से नवनीत निकाला, उसमें से मक्खन निकलता है। बिना परिश्रम से कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत सारे एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न कॉलेज, जैसा मैंने बताया था, गर्ल्स कॉलेज जो वहाँ बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है सहारनपुर का, वहाँ ये अध्यक्षा रहीं। तो स्वाभाविक था कि कई स्तर से कई विविध पदों को इन्होंने वहाँ अलंकृत किया था। कई जगह वो सदस्य रहीं, बोर्ड ऑफ स्टडी हों या मेरठ यूनिवर्सिटी का, जिसमें 1986 से 1988 तक, और मेंबर रिसर्च डिग्री कमेटी 15/5/92 से लेकर के 15/5/94 तक मेरठ विश्वविद्यालय में वहाँ भी अपना योगदान देती रही हैं। और कन्वीनर रिसर्च डिग्री कमेटी 8/6/94 से लेकर के 7/6/96 तक रही। चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी मेरठ में है वहाँ, और कन्वीनर बोर्ड ऑफ स्टडी भी रही, और चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय मेरठ में है। तो कई रूप में इन्होंने वहाँ अपना योगदान दिया है। और फाउंडर पैट्रन भी रही हैं संस्कृत परिषद सहारनपुर की। यह बहुत बड़ी बात है कि अलग जगाती रही। जैसा कि मैंने बताया था कि 1967 में इन्होंने वहाँ परमानेंट ज्वाइन किया, तब से लगातार ये काम कर रही हैं और पढ़ाती ही रही हैं और काम करती रही, शोध करती रही, पुस्तकों को लिखती रही, आर्टिकल्स विविध पत्र पत्रिका शोध पत्रिकाओं में इनके सतत इनके प्रकाशन चलता रहा। और जैसा कि बताया था कि फाउंडर पैट्रन इन्होंने ये संस्कृत परिषद सहारनपुर की थी, मेंबर रही हैं कई उसमें, और रिसर्च आर्टिकल्स अनेकों इनके रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो विविध शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं इनके। और बुक्स की जहाँ तक बात है, 50 इन्होंने बुक्स लिखी और सतत आज भी वो अध्ययन में रही हैं। कल भी मैं मिलने गया तो काफ़ी सारी शास्त्रों पर, काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई। चूँकि हम लोग एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं, चाहे वो SD कॉलेज हों या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हों, इनके हम लोगों के गुरु सब एक ही थे। वो इन्होंने भी प्रोफेसर भट्टाचार्य जी के साथ काम किया। प्रोफेसर देवव्रत सेन जी हमारे टीचर थे वहाँ, प्रोफेसर हमारे जो MPhil के गाइड भी थे, और PhD में भी काफ़ी उन्होंने हमारी सहायता की। ऐसे संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े जो स्कॉलर थे, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी, उनके सानिध्य प्राप्त इनको भी हुआ है और मुझे भी। हम लोग एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि शिप्रा दीदी के साथ एक विशेष लगाव था। बड़ी बहन की तरह हैं, ये मार्गदर्शिका हैं हमारे लिए। और कितना काम किया इन्होंने, तो पुस्तकों का जहाँ तक गिनती करूँ तो जैसा कि मैंने बताया था 50 पुस्तकें हैं, जिनमें इनकी पुस्तकों में सहारनपुर संदर्भ करके एक पुस्तक है, जो सहारनपुर की महान विभूतियों को के साथ इन्होंने सहलेखक इनके साथ डॉक्टर के शर्मा जी थे, जो वहाँ के हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, सहारनपुर के बड़े प्रसिद्ध
व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, उनकी चर्चा मैंने इनसे कई बार सुनी है। उनके साथ इन्होंने इस पुस्तक का सहारनपुर संदर्भ दे करके कलेक्शन किया। उन्होंने 151 रिसर्च ओरिएंटेड जो बायोग्राफीज हैं उसके रिनाउंड पर्सनालिटीज का वहाँ सहारनपुर के उनको कलेक्ट करके और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का जिन स्कॉलर को उन्होंने ले करके ये पुस्तक लिखी हुई है, जो 1866 से लेकर 1980 तक, 1886 से लेकर 1980 तक जो कितने स्कॉलर सब थे, संदर्भ दे करके इन्होंने, नाम ही है सहारनपुर संदर्भ, तो संदर्भ पुस्तक लिख करके इन्होंने वहाँ के सहारनपुर से, जहाँ से इन्होंने अपना पूरा महत्वपूर्ण समय दिया अध्यापन में, वहाँ के उस धरती का इन्होंने कर्ज को अदा किया और पूर्ण किया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सहारनपुर संदर्भ करके, जैसा कि बताया था, 1886 से लेकर के 1980 तक के स्कॉलर्स को कलेक्ट करके इन्होंने उनके योगदानों का संदर्भ देते हुए इन्होंने यह ग्रंथ लिखा। और गौड़ीय, दूसरा जो है इनका ग्रंथ, गौड़ीय वैष्णव साहित्य और कवि कर्णपुर रचित चैतन्य चंद्रोदय, जिस पर इनका शोध भी है, वो भी पुस्तक इनका प्रकाशित हुआ। IBA प्रकाशन, जो इनका अपना घर का ही प्रकाशन है, इनके पिताजी भी करते थे और इनके छोटे भाई, जैसा कि बताया था कि श्री सत्यव्रत बनर्जी जो इनके अनुज हैं और पदे पदे इनकी सहायता करते हैं, और जिस कारण से ये लिखती रहीं और घर में ही इनका पब्लिकेशन था। तो IBA पब्लिकेशन, जिसमें इसी पब्लिकेशन से मेरी पहली पुस्तक जो 2004 में प्रकाशित हुआ और उसका विमोचन भी हमने करवाया था बनारस में ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में, तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य और बहुत बड़े इंडिया के स्कॉलर, जिसकी कहानी भी, निबंध भी हमने पढ़ा हुआ था। तो वैसे स्कॉलर के साथ हमने जो उन्हीं से के माध्यम से मैंने भी अपने पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जो राज्यसभा के सदस्य थे, कुलपति भी रहे हैं संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के, बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, निबंधकार थे। तो इस प्रकार से इसी IBA पब्लिकेशन से मेरा भी प्रकाशन था। जो प्रथम पुस्तक है, तो प्रथम संतान, प्रथम पुस्तक, इससे एक आकर्षण भिन्न ही होता है, डिफरेंट, यूनिक एंड सिमिलर अट्रैक्शन होती है उसके प्रति, फैसिनेशन तो मेरा भी रहा है। तो यहीं से प्रकाशन हुआ था। और अनुकरणीय गुरु जो इनका एक पुस्तक है, वह अत्यंत रोचक है। उस पुस्तक को पढ़कर वो अनुकरणीय गुरु कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं, बहुत गुरुओं का उसमें संदर्भ है। तो ये पुस्तक भी मैंने इनकी देखी है। तो इसके बाद चौथी जो इनकी पुस्तक है, ग्रंथ चौथा है संस्कृत वाङ्मय में नारी, जैसा कि बताया था कि एक परिचयात्मक कोश के रूप में है। और यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, जैसा कि बताया था कि एक एक जितने भी नारी हैं उनको लेकर के संदर्भ के साथ, प्रसंग के साथ इन्होंने दिया है। और सहजता से किसी को ज्ञान हो जाता है कि कौन कौन से पुस्तकों में किस प्रकार की नारियों की चर्चा हुई है। और फिफ्थ जो इनकी बुक है, इतिहास बनती राजनीति, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं इनका, जो IBA प्रकाशन से ही पब्लिकेशन अम्बाला कैंट जो इनके अनुज चलाते हैं उन्हीं से प्रकाशित है। एक विविधा है फिक्शन, ये भी यहीं से प्रकाशित हुआ 2004 में। और इतिहास बनती राजनीति 2003 में, 2004 में। फिर पार्वती पुराणों के संदर्भ में, पार्वती पुराणों के संदर्भ में, पार्वती का जो संदर्भ है जो 2006 में है, इसीलिए मैंने साते भवतु सुप्रीता पार्वती के ऊपर ही मैंने मंगलाचरण कह करके मैंने शिप्रा दीदी का जो परिचय देना प्रारंभ किया। तो इनकी पुस्तक को देख करके स्मरण आया कि पार्वती पुराणों के संदर्भ में, पुराणों में पार्वती का स्वरूप क्या है, पार्वती का कहाँ कहाँ वर्णन है, किस प्रकार से कालिदास भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, कुमार संभव नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से ऐसे उस सुचिस्मिता जो पार्वती हैं उनका पुराणों में संदर्भ किस तरह से है, विस्तार पूर्वक इनकी पुस्तक मैंने देखी है, सारी पुस्तकें। और
संस्कृत वाङ्मय में पुरुष, वैसा कि मैंने बताया था कि जब इन्होंने संस्कृत वाङ्मय में नारी एक परिचयात्मक कोश की रचना की तो कई लोगों ने कहा इनसे कि आप नारी का तो लिखा है आपने, पुरुष का भी लिखना चाहिए कि कोश के रूप में, कि पुरुष हमारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, विविध पुराणों में क्या है, पुरुष का भूमिका कैसी है, कैसे कैसे हैं। तो उन्होंने संस्कृत वाङ्मय में पुरुष एक परिचयात्मक कोश फिर इन्होंने बाद में लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संदर्भ, बहुत सारे संदर्भ वहाँ मिल जाते हैं। और देवातिदेव महादेव शिव एक ग्रंथ है, इनकी 9वीं जो पुस्तक है, 9वां ग्रंथ, जो देवातिदेव महादेव शिव, और विशेष रूप से पुराणों के संदर्भ में, इन द लाइट ऑफ पुराण, आज पुराणों के संदर्भ में देवातिदेव महादेव का क्या स्वरूप है, किस तरह के हैं, इन्होंने उस पर भी अपनी कलम चलाई, अपनी लेखनी चलाई। और 2009 में यह पुस्तक प्रकाशन में आता है, लगातार इस प्रकाशन में करती रही हैं। और युग पुरुष स्वामी प्रणवानंद भारत सेवाश्रम संघ प्रतिष्ठा, ये 2012 में यह पुस्तक इनकी प्रकाशन में यह पुस्तक आई। और उसके बाद स्तोत्र समुच्चय, रामायण, महाभारत तथा महापुराणों पर आधारित ये स्तोत्र जो है ना, स्तोत्र समुच्चय, यह ग्रंथ भी इनका प्रकाशन हुआ, जो परिमल प्रकाशन से भी इनकी काफ़ी किताबें छपी है, जो परिमल प्रकाशक बहुत अच्छे हैं और अच्छा प्रकाशन है ये। तो दिल्ली से जो है 2016 में यह परिमल प्रकाशन ने इसको, इस स्तोत्र समुच्चय पुस्तक का प्रकाशन किया। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी बुक है, पुस्तक है, वह श्रील प्रभुपाद और सहलेखन के साथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद गौड़ीय मिशन, बाग बाजार, कोलकाता, ये पुस्तक भी है। और कुरुक्षेत्र में श्रील प्रभुपाद, इस पर भी 2020 में यह पुस्तक प्रकाशन में है, आया। और चूंकि गौड़ी उस पर काफ़ी इनको पीएच शोध भी था, तो स्वाभाविक था कि उन्होंने वहाँ से इनका आकर्षण विशेष रहा है। और बंगाल की उस परिवार से हैं, तो इसलिए स्वाभाविक था कि गौड़ी मिशन, बाग बाजार, कोलकाता से 2020 में यह प्रकाशन आया। और बहुत सारे ट्रांसलेटेड फॉर्म में इनकी काफ़ी बुक्स जो हैं, शिप्रा दीदी के काफ़ी बुक्स प्रकाशन में आया, जिनमें मेरी आत्मकथा, ये वारिंद्र कुमार घोष की जो आत्मकथा है उसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया, 2011 में प्रकाशन हुआ। स्मृति कथा सुरेश चंद्र चक्रवर्ती के जो बांग्ला साहित्य से ट्रांसलेशन फ्रॉम बंगाली, बांग्ला टू हिंदी, ये बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में कैसे अनुवाद हुआ और आम जन तक पहुंचाने में बंगाली साहित्य का कितना बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है। तो स्मृति कथा सुरेश चंद्र चक्रवर्ती, वरना एक ही भाषा में रह करके लोग आम जन तक नहीं पहुंचती ये बात, इन्होंने हिंदी में इसका प्रकाशन किया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, ये काफ़ी भाषाओं की विदुषी हैं। तो इस प्रकार से स्मृति कथा का बता दिया मैंने, जो सुरेश चंद्र चक्रवर्ती की हैं, जो 2011 में प्रकाशन में आया। और द्वीपांतर कथा, जो वारिंद्र कुमार घोष रचित पुस्तक का इन्होंने बंगाली भाषा से, बांग्ला से इन्होंने हिंदी अनुवाद करके लोगों तक, आम जन तक पहुंचाया, वरना ये बंगाल तक ही सीमित रह जाती भाषा, वह पुस्तक, वह ग्रंथ, महत्वपूर्ण बातें। तो 2015 में यह पुस्तक प्रकाशन हुआ, क्योंकि ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। ओरिजिनल बुक लिखना बंधुओं बहुत ही सहज है, स्वाभाविक है, और सहजता से पुस्तक लिखी जाती है। लेकिन हम दूसरी भाषा का जब हम अनुवाद करते हैं तो उसकी आत्मा भी रहनी चाहिए। जिस राइटर ने ओरिजिनल राइटर हु हैज रिटन दी बुक, तो उस भाषा की जो आत्मा जो है उस बुक की, उसका सोल कई बार बदल जाती है, चेंज कर देते हैं लोग उसमें अनुवाद करने में। तो इसीलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अनुवाद करना
मुझे लगता है कि ये सबसे कठिन काम है, किसी भाषा को अनुवाद करना अपनी भाषा में और उसके आत्मा की रक्षा करते हुए उसके ओरिजिनल फॉर्म को यथारूप देने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत होती है। और महता परिश्रमेण इन्होंने ये सारा काम किया है। ये 2015 में प्रकाशन में आया। फिर श्री श्री गौर पार्षद चरितावली त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति जीवन हरिजन महाराज, इस प्रकार से 2012 में ये पुस्तक प्रकाश में आया, जो इनकी 17वीं पुस्तक है, 17वां इनका ग्रंथ है। और ठाकुर भक्ति विनोद श्री सुंदरानंद विद्या विनोद, जो यह है, यह 2014 में प्रकाशन में आया। श्री श्री संघ गीता श्री स्वामी प्रणवानंद जी उन्होंने 2015 में प्रकाशन करवाया। फिर श्री उपदेशामृतम श्री रूप गोस्वामी, ये जो पुस्तक 2015 में। फिर पुरातन कथा उपसंहार चारूचंद्र दत्त की जो पुस्तक है, उसका इन्होंने 2015 में ये आया प्रकाशन में। अच्छा, उपाख्यान में उपदेश प्रथम खंड श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद 2016 में प्रकाशन में आया। श्री गयाधाम महात्म्य गौड़ीय पत्रिका से संग्रहित जो यह पुस्तक है, गौड़ीय पत्रिका में जहाँ यत्र तत्र जो प्रकाशन था उसका कलेक्ट करके बहुत महनीय कार्य किया है, 2016 में प्रकाशन में आया। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम महात्म्य जो श्रीमद सुंदरानंद विद्या विनोद है, उनके 2017 में यह पुस्तक प्रकाशन में आया। श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की पत्रावली, उनका इन्होंने संचय करके एकत्रित करके महान परिश्रम करना बहुत ये, और फिर छपवाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो 2017 में ये प्रकाशन में आया। और निर्वासित की आत्मकथा, ये उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय की जो मूल बंगला में था उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद करके दिया, जो पब्लिश्ड ऑन बिहाफ ऑफ श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस। और इन्होंने पुडुचेरी से राम जीवन नगर सहारनपुर 2018 में ये प्रकाशन में आया। और निर्वासित की आत्मकथा, ये कितना, इस शब्द इनके हेडिंग से ही लगता है कि कितनी टचिंग है, कितना महत्वपूर्ण है। और निर्वासित की आत्मकथा में क्या क्या पीड़ाएं थी, उन सारी चीज़ों को इन्होंने अनुवाद करके ये आम जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और काराजीवनी एक है जो उल्लास कर दत्त की, उसका भी इन्होंने 18 में प्रकाशन करवाया। जगत गुरु श्री श्री प्रभुपाद जी नाटिका स्वामी तारानंद भारत सेवाश्रम संघ कुरुक्षेत्र 2018 में प्रकाशन हुआ। जो काराजीवनी उल्लास कर दत्त का था वो भी पब्लिश्ड ऑन द बिहाफ ऑफ श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, ये पुंडीचेरी से जो किस प्रकार से राम जीवन नगर सहारनपुर से 2018 में प्रकाशन हुआ। और जगत गुरु श्री श्री प्रेमानंद जी नाटिका स्वामी तारानंद भारत सेवा संघ कुरुक्षेत्र 2018 में, जैसा कि बताया था, ये 28वां ग्रंथ है इनका। और उपाख्यान में उपदेश द्वितीय खंड श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो गौड़ीय मिशन बाग बाजार कोलकाता 2019 में 2019 में यह प्रकाशन हुआ। गौड़ीय दर्शन श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, गौड़ीय मिशन बाग बाजार कोलकाता 2019 में ही ये कितना काम करती रही हैं। सेवानिवृत्ति के बाद इनकी सेवा, साहित्य सेवा कम नहीं हुई। और युगांतर कथा अवलेंदु दे, ये भी एक इनकी बुक है। ये भी किस प्रकार से इन्होंने इसका भी प्रकाशन किया इस ग्रंथ का। और श्री शिक्षाष्टक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुखारविंद विगलित, जो इनका 2002 में, यह भी गौड़ीय मिशन बाग बाजार कोलकाता से प्रकाशन में आया। इसके लिए इनको
जब यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद कुछ ही दिनों के बाद इनको हरियाणा संस्कृत अकादमी ने इनको सम्मानित भी किया, अवार्ड भी मिला इनको। तो इस प्रकार से इनको ये 50 ग्रंथों में कुछ ग्रंथ अप्रकाशित हैं जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, जिसमें श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव, श्रीमद् भगवद गीता, संपादक श्रील नारायण दास भक्ति सुधाकर, श्री श्री स्वरत्नमाला, कीर्तन मालिका प्रथम खंड श्री शील गोस्वामी पाद, कीर्तन मालिका द्वितीय खंड श्री शील गोस्वामी पाद, श्री हरि कथामृत द्वितीय खंड श्री शील गोस्वामी पाद, चार धाम के पथ पर स्वामी तारानंद माफ कीजिएगा स्वामी तारानंद, और गौड़ी प्रबंध संग्रह जो 1923 से 24 यह भी ग्रंथ है, और गौड़ी प्रबंध संग्रह गौड़ी 1924-1925, और साधक मौली रत्न श्री श्री हरिवास वासर, श्री केदारनाथ दत्त स्वहस्त लिखित ये जीवनी जो है वो ये सारे प्रकाशनाधीन है। और हरि कथामृत प्रथम प्रवाह प्रभुपाद छात्रों के लिए श्री भक्ति विनोद, और हरि कथामृत द्वितीय प्रवाह प्रभुपाद गौड़ीय प्रबंध संग्रह 1926-29, और ये जो अपूर्ण है अभी चल रहा है। बहुत जगह से इनको फेलिसिटेशन, जो मैंने बताया था फेलिसिटेशंस वॉल्यूम जो है, जो इनका अपना है इनका, और फेलिसिटेशन वॉल्यूम नेम्ड भाव तारा अग्नि जो वाज पब्लिश्ड बाय ओल्ड स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ML JNK गर्ल्स PG कॉलेज सहारनपुर में, जो इनकी ये प्रकाशन जब हुआ, जब ये 2028 फरवरी 2003 को इनकी सेवानिवृत्ति के बाद इनका जो अभिनंदन ग्रंथ वहाँ से प्रकाशन हुआ, इनके पुरानी शिष्याओं ने इनका किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज ए टीचर शी हैज़ बीन ए वेरी गुड टीचर, क्योंकि अच्छे टीचर्स की विद्यार्थी भी रही हैं, इसीलिए स्वाभाविक था कि अच्छे टीचर का गुण भी उनमें आया था, ये स्वाभाविक था उनमें। जैसा कि बताया था, इनकी माताजी भी विदुषी थी और कई भाषाओं को जानती थी। मेरे से मैथिली में गीत सुन करके, विद्यापति गीत सुनना जो बहुत पसंद किया करती थी जब भी मैं उनके पास, इनकी माताजी के पास जाता था, और शताधिक वर्षों के बाद उनका निधन होता है। तो इस प्रकार से पारिवारिक पृष्ठभूमि ही इनकी ऐसी रही है जो आगे बढ़े। अवार्ड मिला, जैसा कि मैंने बताया, महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2012 में, हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला, ये सब मेरे सामने की बात है। सब आने के बाद इन्होंने बहुत सारा काम किया है, सारे ग्रंथों को लगभग मैंने देखा है इनके। और अभिनंदन गीता जयंती 2016 में जो भगवत सेवा आश्रम संघ आदि कई जगह फेहरिस्त है लंबा इनका कि कहाँ से इनका सम्मान मिला। इस प्रकार से आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है, आज का जो मेरा विषय था बोलने का, मैं हर लगभग कुछ दिनों के बाद में प्रस्तुत हो जाता हूँ कुछ नए विद्वानों को कि क्या क्या कृतियाँ लिखी है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन उन विद्वानों का है। जब तक लोगों तक जाएगा नहीं, नवयुवकों तक, युवा पीढ़ियों तक, तब तक समझ नहीं आएगा कि राइटर और स्कॉलर्स की महत्ता क्या होती है। तो इस प्रकार से मैं अपने अभियान के तहत आज शिप्रा दीदी का मैं कुछ परिचयात्मक रूप में इनको कुछ कहने के लिए प्रस्तुत हुआ था। डॉक्टर शिप्रा बनर्जी जो अम्बाला कैंट में ही रहती हैं, ये पन्ना कॉटेज जगाधरी रोड जो SD कॉलेज के पास में ही है, SD संस्कृत कॉलेज के, तो यहीं रहती हैं। और इनका क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, 50 रचनाएं हैं इनकी। ये लगातार सेवानिवृत्ति के बाद ये लगातार करती रही हैं। लोग कई बार थक जाते हैं, थक हार जाते हैं, लेकिन ये कभी भी न रुकते हैं न थकते हैं और सतत कार्य करती रही हैं। और जैसा कि बताया था कि अभी 82 की हो गई हैं ये, और लगातार इनकी जो है
इनका ग्रंथ और इनका अध्ययन जब भी मैं जाता हूँ, कई बार इनसे मिलता हूँ, तो कई विषयों पर चर्चा होती है। मैंने एक बार इनसे कहा भी था कि सुलोचना जो थी उनका नाम इसमें नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि कहीं मुझे रामायण में यह पात्र के रूप में दिखाई नहीं देने के कारण से नहीं लिखा। तो कई तरह की इनसे चर्चाएं होती है। तो एक अच्छे स्कॉलर की स्टूडेंट होने के कारण प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य, जो नव्य न्याय के, व्याकरण दर्शन के और साहित्य के मर्मज्ञ थे, उनका साक्षात शिष्य मैं भी रहा हूँ, प्रिय शिष्य रहा हूँ उनका, जिसके कारण से हम लोगों ने जो कुछ भी किया अपने गुरुओं के कारण किया, अपना कुछ भी नहीं था। तो जो भी कुछ ज्ञान था, और संयोग है कि शिप्रा दीदी के जो गुरु थे कुरुक्षेत्र में से लेकर एसडी कॉलेज में प्रायः गुरु हम लोगों के समान रहे हैं। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा वक्तव्य था, डॉक्टर शिप्रा बनर्जी का व्यक्तित्व और कृतित्व क्या है, उनकी कितनी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, यदि ये कुछ भी नहीं करती, केवल जो नारी कोश के बारे में जो बताया था इतना भी लिख करके छोड़ देती, तब भी इनकी ख्याति उतनी ही होती। जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ इन्होंने लिखा नारी कोश को लेकर के, और वह ग्रंथ इतना इनको पॉपुलर किया, जो इनकी पुस्तक संस्कृत वाङ्मय में नारी, जो एक परिचयात्मक जो कोश है, वह कोश नहीं, वस्तुतः यह विश्व कोश यदि कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। बहुत महनीय काम इन्होंने किया है। तो संस्कृत वाङ्मय में नारी ही कर दी थी केवल, तब भी इनकी ख्याति उतनी ही होती। लेकिन और भी श्री वृद्धि की इन्होंने लगातार लिखती रही हैं, अनवरत ये काम करती रही हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया था, संस्कृत वाङ्मय में पुरुष भी लिखा, एक परिचयात्मक कोश, जो लोगों के कहने पर और इनको लगा कि हाँ ये अधूरा होगा, क्योंकि जब तक ये अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना हमारे साहित्यों में किया है, जिसकी चर्चा वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कह करके उन्होंने, कालिदास ने भी इसको प्रतिपादन किया है। तो नारी और पुरुष, इस पर मैं कई बार व्याख्यान दे चुका हूँ, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये बात इन्हीं के संदर्भ में कह रहा हूँ। इन्होंने क्यों पुरुष कोश लिखा, क्योंकि आप जब दृष्टि डालेंगे इस पर मनुस्मृति पर, तो मनु ने कहा है कि शुरू में दोनों एक रूप में थे। जब ब्रह्मा को सृष्टि की करने की जब मन में आई बात, तो उन्होंने अपने शरीर को द्विधा विभक्त किया, एक से नारी और दूसरे से वह पुरुष, और तब जाकर के सृष्टि हुई, तब जाकर विराट का जन्म हुआ, और कहते हैं उससे जो हुआ उसे मनु कहते हैं कि मुझे ही मानो। तो इस प्रकार से जब तक दोनों का नहीं हो, पुरुष और स्त्री, जो कि एक ही रूप के द्विभाग किया गया है, जिसको ब्रह्मा ने मनुस्मृति के आधार पर कि द्विभाग करके विभक्त किया दो भागों में। तो जब तक दोनों की बातें नहीं हो तब तक बात अधूरी रह जाती। तो इसीलिए शिप्रा दीदी को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके माता पिता को भी नमन करता हूँ। उनके जो भाई हैं वो भी उनकी मदद करते रहते हैं, क्योंकि पब्लिकेशन है उनका, तो उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस प्रकार से जो नारी को, उसमें हमें भी कई बार आवश्यकता होती है, उसको उल्टा देते हैं कि कौन सी नारी कहाँ है, क्या क्या स्वरूप में है, महाभारत में, रामायण में, हमारे उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में, ये सारा कलेक्ट करके कितना बड़ा काम किया होगा। तो मैं कहता हूँ कि एक ही पुस्तक लिख करके छोड़ देती, तब भी उनकी ख्याति इतनी ही होती। आज भी पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, कल भी हमारी काफ़ी देर तक बात हुई है उनसे। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जीवे माँ श्रद्धा सतम, जो हमारा वैदिक जो संदेश है 100 वर्ष तक जीने की बात, फिर कहा गया है कि भूयश्च श्रद्धा सतात, मोर देन 100 ईयर्स जीने की जो कामना की गई है वो, और कुर्वन् नेवेह कर्माणि, ये भी हमारे यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो है, जिसे हम इस उपनिषद कहते हैं, उसमें है कि कर्म कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, मन कार्य करते हुए 100 वर्ष तक दिन जीना चाहिए, दीनहीन होकर के नहीं, दीनता से नहीं, अदीनाः स्याम शरदः शतम्, दीनहीन होकर के नहीं, स्वस्थ होकर के शतायु हों। यही मैं कामना करता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें,
शिप्रा दीदी और समाज को नित्य नूतन लिख करके बांटती रहें। जबकि अब 82 की हो गई हैं, फरवरी में 83 में प्रवेश करेंगी, लेकिन आज भी वो उतने ही सक्रियता से पढ़ती हैं, लिख रही हैं। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार अपने हमारे जो गुरुदेव थे उनकी भी परम शिष्या हैं, हमारे प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जब कुरुक्षेत्र से वहाँ से बंगाल से यहाँ आए प्रोफेसर बनकर के 1970 में, और मेरे पिताजी के भी परम मित्र रहे हैं। वो हमेशा कहते थे, जो मैं 1970 से जानता हूँ तुम्हारे पिताजी को, तो ऐसे मेरे पिताश्री के मित्र प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी की परम शिष्या हैं। पहली पीएचडी यही है कुरुक्षेत्र आने के बाद एज ए प्रोफेसर व्हेन ही वाज अपॉइंटेड, बट ही वाज प्रोफेसर इन एब्सेंसिया एंड ही वाज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर इन 1970। प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य, उनके परम विद्वान की परम विदुषी शिष्या को मैं कोटिशः नमन करते हुए, अपने गुरुओं को भी स्मरण करते हुए, मैं संवेद रूप से सबको शुभकामना देते हुए इसको समापन करने से पहले काफ़ी देर से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जो अशोक कुमार जी हैं उनको भी मैं भाई को नमन करता हूँ। डॉक्टर चंद्र कुमार झा भी हैं, सुन रहे हैं, जो मौलाना में प्रोफेसर चंद्र कुमार झा वहाँ संस्कृत के अध्यक्ष हैं, और निर्गुण देव शर्मा जी हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इससे पहले शाहबाद के कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेरे सहपाठी, मेरे साथी प्रोफेसर हरपाल सैनी जी भी जुड़े हुए थे काफ़ी देर से। मैं सबको संवेद रूप से एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, आज का जो मेरा विषय था संस्कृत वाङ्मय में नारी एक परिचयात्मक कोश और संस्कृत वाङ्मय में पुरुष एक परिचयात्मक कोश के बाद और भी 50 पुस्तकों के जो रचयित्री हैं, जो यहीं अम्बाला की रहने वाली हैं, SD कॉलेज और कुरुक्षेत्र की स्टूडेंट रही हैं, तो उनको मैं शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।